हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस क्लास 3 से स्टार्ट कर रखी थी, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट 12 चैप्टर तक करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले चैप्टर से, तो इन वीडियोस को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डी के गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी विषय सूची यानी कंटेंट क्लास की 3rd क्लास की बुक का, जो कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो 12 चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 13 से। तो 13 में पहला जो टॉपिक आ जाता है हमारा, वो आ जाता है छूकर देखें। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 13, जो कि क्या है आपका टाइटल चैप्टर 13 का, छूकर देखें। अब यहाँ पर आपकी जो छूकर देखने से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर किन बच्चों के बारे में बात की गई है। तो नेत्रहीन यानी कि जो देख नहीं सकते वो किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें, जैसे कि पहली इमेज यहाँ पर देख सकते हो कि एक व्यक्ति किताबों को छूकर पढ़ रहा है। ओके, तो मैंने आपके सारी चीजें हाईलाइटेड कर रखी हैं। चलिए हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ेंगे केवल, ताकि हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। जो कि पहला पॉइंट देखो यहाँ पर लिख रखा है, मैंने आपको हाईलाइटेड नहीं करा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो नेत्रहीन बालक होते हैं यानी कि जो देख नहीं पाते, वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा किस चीज का इस्तेमाल करते हो चलने के लिए, तो सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे की ओर तरफ चलें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं उनको कहानियों में बड़ा आनंद आता है। वो किसी भी चीज को अगर आप उनको पढ़ा रहे हो, तो अगर वो कहानी है तो बच्चे क्या कर लेते हैं, रुचि लेने लग जाते हैं। तथा कहानी के जो उनके पात्र होते हैं कि मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को छोड़कर आप बड़े को ही ले लो। बड़े जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति एडल्ट होते हैं, वो आपकी मूवीज वगैरह कभी देखा होगा आपने, बहुत उनको पसंद होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की कोई ना कोई मूवीज भी क्या है, कहानी है। तो बच्चों को वैसे ही जब जो छोटे होते हैं तो उनकी जो कहानियां होती है उनके द्वारा वो बहुत चीज़ों को पसंद करते हैं। तो जो कहानी के पात्र होते हैं यानी कि जो उनको किरदार निभाने वाले होते हैं, उनको देखकर उनकी चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति है रवि नाम का, जो कि देख नहीं सकता, तो उसके प्रति हम उनके प्रति क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर पैदा कर सकते हैं कि किन प्रकार से हम उनकी मदद करें। ओके, चलिए नीचे की ओर पॉइंट आए तो यहाँ पर आपका एक और लिख रखा है कि ये भी हाईलाइटेड पॉइंट और पेडागोजिकल टर्म है। क्या बोल रखा है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेडागोजिकल टर्म में कि हम किसी की समस्याओं को कब समझ सकते हैं, तो उनकी समस्या को हम जब समझ सकते हैं जब हम खुद उनकी स्वयं की परिस्थिति में आएंगे तब। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने बच्चों को देखा होगा बड़ों को एक दूसरे से कहते हुए कि यार मैं तेरी भावनाओं को समझ पाता हूँ, मैं तेरी परिस्थिति को समझ पा रहा हूँ, मैं तेरे दुख दर्द को समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उस परिस्थिति के अंदर से गुजरा होगा या उसने ऐसा कुछ महसूस करा होगा। या फॉर एग्जाम्पल कि छोटे बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनको नेत्रहीन बालकों को स्कूल में ले जाया गया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ले जाया गया क्योंकि बच्चे समझ सकें कि नेत्रहीन जो बालक होते हैं वो किस प्रकार से अपनी दिन प्रतिदिन में जो समस्याएं होती हैं वो किस प्रकार से महसूस करते हैं। और इस कहानी में भी करा गया है कि यहाँ पर क्या करा गया, समूह में एक बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांधे। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चा जो है वो ये जान सके, जो नेत्रहीन बालक है वो दिन में अपनी किस किस समस्याओं का सामना करता है। नेत्रहीन बालक की तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उस चीज को करने के लिए कहा गया है, उसकी समस्या में उसको इन्वॉल्व करने के लिए प्रयास किया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्वयं किसी की परिस्थिति में जब आते हैं तभी हम उस समस्या का अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आगे की तरफ चलें तो बोला गया है कि जो लोग देख नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, साफ बोल रखा है इन्होंने, जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ने का एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और वो खास तरीका क्या है, तो वो है आपकी ब्रेल लिपि, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रेल आखिर होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्या बोल रखा है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु
बनाकर लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटे कागजों पर नुकीले औजार से बिंदु उभार के जो बिंदु होते हैं वो ऊपर उभर जाते हैं और फिर उसको छू छू कर जो नेत्रहीन बालक होते हैं वो पढ़ सकें, उसी को क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्रहीन बालक किस विधि के द्वारा बुकों या पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। आगे की और जाएं तो इसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ABCD लिखा हुआ और ब्रेल लिपि के द्वारा नीचे कुछ बिंदुएं लिखी गई हैं। जैसे ए के लिए यहाँ पर देखो एक बिंदु दे रखा है, या बी के लिए 2 बिंदु दे रखे हैं, या फिर सी के लिए सीधे में 2 बिंदु दे रखे हैं, डी के लिए 3 बिंदु दे रखे हैं। तो ये अलग अलग साइन होते हैं आपके अलग अलग प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपकी ये ब्रेल लिपि है वो किसने निजात की थी, तो ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति थे लुई ब्रेल, उनके द्वारा ये निजात किया गया था। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस देश के रहने वाले थे। अब उनके द्वारा ये जो निजात किया गया था वो कैसे और कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा जब वो 3 साल के थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा जब वो 3 साल के थे तो वो अपने पिताजी के साथ क्या कर रहे थे, वो वहां पर वो औजारों से खेल रहे थे, वहां पर जो नोकीले औजार रखे हुए थे उनसे खेल रहे थे। अचानक जो था वो एक नुकीला औजार जो था वो उनकी आंख में जाकर लग गया, जिसके कारण से वो क्या हो गया, उनकी आंखें खराब हो गई, उनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन उनको क्या था, उनको एक पढ़ने की बहुत रुचि थी। ध्यान रखिएगा जो लुईस ब्रेल थे उनको है ना पढ़ने की बहुत रुचि थी, जिसके कारण वो है ना नए नए तरीके ढूंढते रहते थे कि मैं नेत्रहीन तो हूँ लेकिन मैं कैसे पढ़ सकूँ, अपने जो पढ़ने की रुचि है उसको कैसे आगे बढ़ा सकूँ। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद एक ब्रेल लिपि यानी कि छू छू कर तरीके वाले क्या एक निजात किया गया और उसको अपने नाम के ऊपर ही लिखा गया, क्योंकि उनका नाम क्या था, लुई ब्रेल था, और उसका नाम भी क्या रखा गया, ब्रेल लिपि रखा गया। आखिर ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार के बिंदुओं को उभार के लिखा जाता है। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ब्रेल लिपि मोटे कागजों पर उभरे हुए बिंदु होते हैं वो कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये इमेज दिखाई, जैसे ए पर देखो 6 डॉट है लेकिन 1 डॉट उभरा हुआ है, उसका मतलब ए होता है। बी है उस पर भी 6 बिंदु है लेकिन 2 जो बिंदु हैं उभरे हुए हैं। तो ये 6 बिंदुओं पर अधिकतर बिंदुएं होती हैं इसकी, लेकिन जो उभरे हुए होते हैं उसको छूकर पढ़ना होता है। ओके, इसलिए कहा जाता है जो लिपि होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे क्या बोल रखा है, पैडागोजिकल टर्म है, बोल रखा है कि बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इन चीज़ों के बारे में। आप यहाँ पर क्या है, किसी बड़े बच्चे से बात करोगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं 3rd क्लास के बच्चे हैं, इन बच्चों को अगर हम ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वो बेहतर ढंग से उस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, इसलिए कहा गया है कि बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। वही बात है कि बच्चों को वास्तविक रूप से, यानी कि यहाँ पर साफ बोला गया है कि जो बुकों में ज्ञान दिया गया उसको वास्तविक जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ओके, तो ये था आज का अपना पहला टॉपिक जिसमें आपके ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना 14, जो कि बोल रखा है, नाम है इस चैप्टर का, कहाँ से आया किसने पकाया। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है, तो अभी आपको यहाँ पर देखो नीचे चित्र दे रखे हैं जो कि 2 परिवार है, राइट हैंड साइड में एक दूसरा परिवार है और लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरा परिवार है। दोनों चित्र को देखो तभी आपको आगे चीज़ समझ में आ पाएंगी। देखो पहला ये है आपका कि वो खाना बना रहा है, एक व्यक्ति झाड़ू मार रहा है। ओके, दोनों परिवार को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, दोनों अलग अलग है। दोनों को आपने अच्छी तरीके से देखा। अब यहाँ पर देखो एक तरीके से लिख रखा है कि दोनों परिवार में कौन कौन किस तरह के काम कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की बात करी गई है। दोबारा मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अलग अलग परिवार है। दोनों चित्र को आप एक बार अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने के बाद आपने यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिख रखा है कि दोनों परिवार में कौन कौन किस किस तरीके काम करता है। अब मैं यहाँ पर मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो इस चित्र के अंदर क्या देखने को मिली है आपकी, वो मिली है आपको रूढ़िबद्ध धारणाएं देखने को मिली है। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो चित्र ए में, यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में चित्र है, यहाँ पर देखो एक औरत खाना बना रही है और एक व्यक्ति झाड़ू मार रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो आपका उसमें एक औरत खाना बना रही है।
फिर नीचे की तरफ आए तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि सारा परिवार जो है एक साथ खाना मिलकर खा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखोगे आदमी खा रहे हैं और लड़कियां उनको परोस रही हैं। फिर आप नीचे आओगे तो लड़की साइकिल चला रहे हैं और नीचे आपकी एक महिला और एक व्यक्ति जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में देखोगे तो दोनों महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं, यानी कि जो घास लेके आ रही हैं, और आदमी जो है आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा है। अब इसमें इसलिए मैंने आपको रूढ़िबद्धता धारा कही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो माना जाता है वो आपके नए विचार वाले हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो है वो केवल ये कहा जा रहा है कि घर के काम जो महिलाएं हैं वो करेंगी और जो बाहर यानी कि जो कमाई वाले काम है वो आदमी करेंगे। इसलिए कहा गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे कि लड़का लड़की का भेदभाव जो होता है, जिसे आप जेंडर विषमता भी बोलते हो, वो देखने को मिल रही है। अब इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इस पर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करके द्वारा हम इस चीज को दूर कर सकते हैं कि कोई भी काम छोटा है, कोई काम भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था सारे काम क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो रूढ़िबद्धता है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, चर्चा के द्वारा संवेदनशीलता से हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। ओके, आखिर हो ताकि बच्चे उन पर सवाल तो करें सकें और किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ध्यान रखिएगा, रूढ़िबद्धता जो धारणाएं होती हैं, जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, वहां पर जो होते हैं सबसे ज्यादा यही होती है कि दोनों में किसी भी प्रकार का आक्रामक व्यवहार देखने को ना मिले, ना ही लड़कियों में और ना ही लड़कों में। वैसे तो ये जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है काफी संवेदनशील टॉपिक है, इसको काफी चीज से धैर्यपूर्वक से हमें क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तभी हम इन चीजों को खत्म कर पाएंगे। ओके, ना कि लड़के में भेदभाव करना चाहिए, ना ही लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए। आगे की तरफ चले कि कुछ हाईलाइटेड पॉइंट, यहाँ पर कुछ ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट नहीं थे, अधिकतर पेडागोजिकल टर्म थे। ओके, नीचे देखो क्या बोल रखा है कि बच्चे के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें ये पूछा गया कि आसपास में जो पेड़ पौधे हैं हम उसको किस प्रकार से दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बच्चे को हमें उस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि हमारे परिवेश में जो दवाइयाँ हैं वो उनको हम किस प्रकार से पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके दांतों में दर्द होगा, देखा होगा आपने परिवार में कहा है कि लौंग को दे दो, मैं दांतों के नीचे रख लूंगा, या फिर इसी प्रकार की चीज़ें का आपने इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा होगा। ओके, इसलिए बच्चों को इस प्रकार की ज्ञान की जानकारी हमें देनी चाहिए ताकि जो छोटी छोटी ज्ञान चीज़ें हैं जो उनके आसपास के वातावरण है उन चीज़ों को भी हम सीख सकें। ओके, नीचे आपको कुछ दिया गया है कि ये कौन कौन से टोकरी में कौन कौन से रखें, मतलब फूल की टोकरी अलग, पत्ते की अलग, फल की अलग, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको टोकरी में अलग अलग करना है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है, इसी को लेते हुए ये टोकरी में रखने में जो चीज़ें रखी गई हैं इन्हीं के लिए आपको क्या किया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि इस अभ्यास में, मतलब जो टोकरियों में रखे गए थे, इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। अभी देखो भोजन की जो सूची जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू है, सरसों है, गाजर है, या फॉर एग्जांपल कचनार के फूल है जो कि यूपी में खाए जाते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी देकर बच्चों को एक दूसरे के भोजन के बारे में क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उनको इस चीज़ के लिए जानकारी दे सकते हैं। तो इस सूची को बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके नेक्स्ट चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 15, जो कि बोल रखा आओ बनाए बर्तन। अब ये आओ बनाए बर्तन कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दो पक्षियों की कहानी है, जो कि एक कौवा है और एक आपकी छोटी चिड़िया है। उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, उन दोनों के बीच में ये कहा गया कि कौवे ने कहा कि अगर मैं पहले अंडा दूंगा तो तुम खा लेना, अगर तुम पहले अंडा दोगी तो मैं खा लूंगा। ये पूरी की पूरी आपकी कहानी थी, इसके ऊपर जो कविताएं लिखी गई हैं। तो आपके यहाँ पर जो देखा गया, कहानी मैं समझा देता हूँ कि जो चिड़िया थी, छोटी चिड़िया मैना थी जो, उसने पहले अंडा दे दिया, तो कौवे ने कहा चलो ठीक है मैं अब तेरा अंडा खाऊंगा। तो चिड़िया ने कहा ठीक है खा लेना, लेकिन पहले जा अपनी चोंच धोकर आ। तो कौवा जाता है बेचारा चोंच धोने के लिए नदी के पास। तो नदी में वहाँ पर क्या बोलता है कि मुझे चोंच धोने के लिए पानी दे दो। तो नदी जो कहती है पहले जा कुल्हड़ लेके आओ तभी तो मैं पानी दूंगी। तो कौवा यहाँ पर देखो कविता लिख भी रखी है आपकी कि वो कुल्हड़ लेने जाऊंगा। उसने क्या बोल रखा है, वो जो क्या कहते हैं, जो
बनाते, कुम्हार बोलते उन्हें, तो उनके पास गया, उसने बोला कुल्हड़ लेके जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो ये पूरी की पूरी कविता है। तो जब वो कुम्हार के पास गया कुल्हड़ बनाने के लिए, तो कुम्हार ने कहा पहले जब मट्टी तो लेके आ, तो वो मट्टी लेने के लिए फिर वो जो मट्टी लाते हैं वहाँ उसके पास गया। ऐसे करके पूरी की पूरी कविता दे रखी है आपको अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन एंड मौके पे जब वो सारी चीज़ें ले आता है, जब वो अंडा खाने आता है, तब तक वो अंडे में से चिड़िया निकल जाती है और वहाँ से वो उड़कर चली जाती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी के माध्यम, कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी गई थी। अब इसमें कहा क्या गया, तो पेडागोजिकल टर्म निकल के आता है। क्या निकल के आया आपका पेडागोजिकल टर्म, तो यही निकल के आया कि इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बार बार पहेलियों के रूप में देखने को मिली और पहेलियाँ बच्चों को बहुत आनंद दिया करती है। इसलिए इस कहानी पर जो नाटक करने का दिया जाए तो बच्चों को क्या आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और नाटक करने से जो क्रियाएँ करेंगे वो उन क्रियाओं में जो समझ पाएंगे, देखो बुक में पढ़ने से अच्छा जो नाटक करेंगे उन चीज़ों से ज़्यादा समझ में आएंगी। तो साफ कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि बच्चे को जो चीज़ किताबी ज्ञान है उसको जीवन में, अपने जो पारस्परिक जीवन है उसमें लाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों को समझने में आसानी होगी और उनके सृजनात्मक विचार भी सामने प्रकट होकर आएंगे। ओके, इसलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को करने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ओके, चलिए आगे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आगे क्यों, इस चैप्टर के अंदर मुश्किल से 2-3 ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर आपके नहीं है। नीचे आपके मिट्टी से बर्तन बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आए तो लिख रखा है कि मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का एग्जाम्पल दिया गया है। अब कोई भी काम हो उसको अगर हम करके बच्चे को सीखने का मौका दें तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, खुद करके सीखना, जो कि जॉन डेवी ने भी इसके ऊपर फोकस किया गया है। ओके, मेन बात यही समझानी थी आपको कि बच्चे को खुद करके काम सीखना चाहिए। यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट दे रखा है कि जानते हो, क्या क्या जानते हो, तो यहाँ पर बात की गई है कि पुराने जमाने में जो बर्तन थे वो किस प्रकार के होते थे। तो 3 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो पुराने जमाने में जो बर्तन हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, तो वो मिट्टी के हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उसके बाद में क्या आए, तो पत्थर के आए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ज़माने में किस प्रकार के बर्तन होते थे, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन, फिर धीरे धीरे पत्थर के बर्तन आए और फिर बाद में इंसानों ने, यानी कि मनुष्य ने ये भी खोज लिया था कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, उसे आग में पकाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन वैसे मुझे लगता नहीं है पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगा पूछ सकते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया कि पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन, फिर पत्थर के बर्तन और फिर पकाने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए मिट्टी के बर्तन को आग का भी इस्तेमाल करने लग गए वो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक थे आज की क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और कई बच्चे कहते हैं कि सर जो है ना आपका वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का चैनल बना रखा है। आप नीचे जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओगे, जो कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई भी हमारी क्लास लाइव आएगी तो वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप अपनी लाइव क्लास ले सकते हो। कई बार आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो ओके, तो जल्दी से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।